ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम सर्कुलेशन वाया डिफ्यूजन यानी कि परिसंचरण किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से, ये किन किन एनिमल्स में होता है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें बात करेंगे अपन कि डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले डिफ्यूजन, फिर उसके बाद सर्कुलेशन इन साइकोन, इसी तरीके से ओबिलिया, फेसियोला और टीनिया। इन 4 एनिमल्स के बारे में आज अपन परिसंचरण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है? गैस, द्रव, ठोस, यानी कि गैस, द्रव अथवा ठोस के अणु अथवा आयनों के अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर समान वितरण तक गमन को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब विसरण के माध्यम से परिसंचरण निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय प्राणियों में खाद्य पदार्थों का वितरण, गैसों का आदान प्रदान, उत्सर्जन आदि क्रियाएं विसरण विधि द्वारा ही पूरी होती है। यानी कि उनका जो परिसंचरण का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? विसरण ही होता है। अब ये किन किन में होता है तो आज अपन इसमें बात करेंगे कि साइकोन में इसी तरीके से परिसंचरण होता है। इसके अलावा ओबिलिया और टीनिया सोलियम और फेसियोला। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले साइकोन। बात करें अपन साइकोन के बारे में तो साइकोन में विभिन्न कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थों का वितरण एवं अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य विसरण विधि द्वारा ही पूरा होता है। यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही पूरा होता है। इसके लिए साइकोन में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? केनल सिस्टम। क्या कहते हैं? केनल सिस्टम। और इस केनल सिस्टम में जल परिसंचरित होता है। वाटर कैनल सिस्टम पाया जाता है साइकोन में, इसके द्वारा परिसंचरण की प्रोसेस पूरी होती है। अब ये वाटर कैनल सिस्टम क्या है? वाटर कैनल सिस्टम के बारे में पहले भी बात कर चुके अपन। वीडियो यूट्यूब पर इसका अवेलेबल है, इवोल्यूशन ऑफ कैनल सिस्टम इन साइकोन। तो उसके अलावा भी अपन यहाँ भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइकोन का नाल तंत्र निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो कि अपन पहले भी बात करते हैं। साइकोन का पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है और इसका बाहरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। ये जो छिद्र है पूरे साइकोन के, छोटे छोटे जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ये छिद्र अंगुलिकार नालों में खुलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? इनकरंट कैनल्स। जो उंगलियाकार जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या कहलाती है? ये जो छिद्र कहाँ खुल रहे हैं? छोटे छोटे छिद्र इनकरंट कैनल में। किस में खुल रहे हैं? ये जो इसके नीचे आ रही है इनकरंट कैनल, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो क्या है? इनकरंट कैनल। ये जो बीच में खाली जगह ये क्या है? इनकरंट कैनल। ठीक है। ये नाले अरिय नालों के एकांतर पाई जाती है, रेडियल कैनल के एकांतर पाई जाती है। किसके? रेडियल कैनल के। ये जो नाले हैं देखो, ये वाइट वाली जो है वो तो क्या है? इनकरंट कैनल, और जो अंदर वाली है ये क्या है? रेडियल कैनल के एकांतर पाई जाती है। तथा प्रोसोफाइल नामक छिद्र द्वारा अरिय कैनल रेडियल कैनल में खुलती है। किस छिद्र के द्वारा? प्रोसोफाइल। ये जो छिद्र है छोटे छोटे जी से, ये वाले ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र आपको दिखा रहा है ये क्या? प्रोसोफाइल छिद्र। इसके द्वारा अरिय कैनल और इनकरंट कैनल आपस में खुलती है। अरिय नाले कसाबिक कोशिकाओं या कोनोसाइट्स द्वारा आश्रित रहती है। कोनोसाइट्स की ये जो हल्की ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है
इनको बोलते हैं अरिये रेडियल कैनल है, किसके के द्वारा इन पे आवरण होता है, कोनोसाइट्स का। ठीक है, पहले भी अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये अरिये नाले एपोफाइल छिद्र द्वारा एक्स करंट कैनल में खुलती है। एक्स करंट कैनल, ये जो हल्का सा स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है, एक्स करंट कैनल, ठीक है, में खुलती है। एक्स करंट कैनल एक्टोडर्मिक कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है और किसमें, स्पंजोसील में खुलती है। ये क्या है, स्पंजोसील या स्पंजगुआ। ठीक है, स्पंजगुआ साइकोन के शरीर के मध्य में पाई जाती है तथा शीर्ष पर क्या पाया जाता है, ओस्कुलम नामक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, ओस्कुलम। ठीक है, सारी स्ट्रक्चर आपके समझ आ गई होगी। अब इस नाल तंत्र में प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करें। इस नाल तंत्र में अरिये नालों में उपस्थित एक्टिनोसाइट्स द्वारा निरंतर जल प्रवाह बनाए रखा जाता है जो निम्न मार्ग से गुजरता हुआ जाता है। अब जल कहाँ से कहाँ किधर जाता है, तो यहाँ मैंने उसकी प्रोसेस बता रखी है। जल सबसे पहले ऑस्ट्रिया ये छिद्रों में, फिर इन करंट कैनल में, ये जो छिद्र दिख रहे हैं छोटे छोटे से, सॉरी ये छोटे छोटे से जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से इन करंट कैनल में, इन करंट कैनल से आगम छिद्रों में, आगम छिद्रों से अरिये नालों में, अरिये नालों से निर्गम छिद्रों में, और फिर वो स्पंजगुआ, और स्पंजगुआ से होते हुए ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। उसकी प्रोसेस मैंने यहाँ आपको पूरी बता रखी, किस तरीके से परिसंचरण होता है। जब जल शरीर में परिसंचरित होता है तो कोशिकाओं तक खाद्य पदार्थ व ऑक्सीजन पहुंचता है तथा बदले में CO2 व उत्सर्जित पदार्थ ग्रहण करता है, और ये उत्सर्जित पदार्थ व CO2 बाहर जाने वाले जल के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। इन पदार्थों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा ही होता है। विसरण की प्रोसेस के द्वारा ही इनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यह हो गई साइकोन की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलेशन इन ओबिलिया, कि ओबिलिया में सर्कुलेशन किस तरीके से संपन्न होता है। तो इसमें भी विसरण विधि द्वारा ही प्रक्रिया संपन्न होती है, और इसके लिए ओबिलिया में अलग से कोई तंत्र नहीं होता। ओबिलिया क्या है, एक डिप्लोब्लास्टिक जलीय प्राणी है, और ओबिलिया के शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसको बोलते हैं, जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। इसके डायग्राम, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, सिलेंट्रॉन। ये आपके डायग्राम में बता रखा है। ये वाली स्ट्रक्चर पूरी क्या कहलाती है, सिलेंट्रॉन। ठीक है, इसके बाहरी स्तर क्या कहलाता है, एक्टोडर्म लिखा हुआ है, एक्टोडर्म। फिर एक्टोडर्म कोशिकाएं जो निरंतर जल के संपर्क में रहती है। भीतरी स्तर एंडोडर्म की कोशिकाएं सिलेंट्रॉन में जल का परिसंचरण इनमें होता है। ओबिलिया में सिलेंट्रॉन केवल मुख द्वार द्वारा ही खुलती है, अतः जल मुख से प्रवेश कर मुख से ही बाहर निकलता है। एक और बात ध्यान में रखनी है, यहां से प्रवेश करके यहीं बाहर निकलता है। अतः जल मुख से प्रवेश कर मुख से बाहर निकलता है। इस जल परिसंचरण द्वारा ओबिलिया में श्वसन, उत्सर्जन आदि की क्रियाएं संपन्न होती है। परिसंचरित होने वाले जल में गुलित ऑक्सीजन भीतर स्तर की कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है, और CO2 और अन्य उत्सर्जित पदार्थ उसमें मुक्त कर देती है। इस तरीके से ओबिलिया में श्वसन उत्सर्जन की क्रिया सिलेंट्रॉन में परिसंचरित होने वाले जल के माध्यम से विसरण विधि द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक, ये तो हो गई किसकी, ओबिलिया की बात। अब बात करते हैं अपन सर्कुलेशन इन फेसियोला, कि फेसियोला में सर्कुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से संपन्न होती है। सबसे पहले बात,
कि ये क्या एक अंतःपरजीवी है, एंडोपैरासाइट है, कौन, फेसियोला, तथा इसमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। इसमें श्वसन तो कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और पोषक पदार्थों का वितरण तथा उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ विसरण विधि द्वारा ही प्रसारित होते हैं। फेसियोला में पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए आहार नाल पाई जाती है। इसमें आंत्र अधिक विकसित व शाखित होती है। ये शाखाएं मेसेनकाइम कोशिकाओं के बीच बीच में फैली रहती है। अतः पोषक पदार्थ इन शाखाओं में विस्तृत होकर मेसेनकाइम कोशिकाओं में प्रसारित होकर अन्य कोशिकाओं में वितरित कर दिए जाते हैं। इस तरह अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने के लिए मेसेनकाइम कोशिकाओं के बीच बीच में फ्लेम सेल्स उपस्थित होती है, जिनके पैरापोडिया मेसेनकाइम कोशिकाओं के बीच बीच में फैले रहते हैं, जो विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण कर उन्हें उत्सर्जित करते हैं। इस तरह भोजन वितरण एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण विसरण विधि द्वारा ही संपन्न होता है। यह प्रोसेस भी किसमें होती, विसरण विधि द्वारा ही होती है, और वो भी फेसियोला में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलेशन इन टीनिया। टीनिया फेसियोला की तरह ही क्या है, एक एंडोपैरासाइट है। इसमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण जैसी क्रियाएं विसरण विधि द्वारा ही होती है, क्योंकि इसमें भी परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। इस संघ तक परिसंचरण तंत्र का विकास नहीं हुआ होता है। टीनिया में आहार नाल का पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और पचा पचाया भोजन उपलब्ध होता है इसको। अतः ये पचे हुए पोषक पदार्थों को सीधे अपने शरीर में विसरण विधि द्वारा अवशोषित कर मेसेनकाइम या पैरेन्काइम कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां से ये फिर विसरित पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में वितरित कर देता है। इस तरीके से उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य भी ये इसमें फेसियोला की तरह ही फ्लेम सेल करती है। यह कार्य भी विसरण विधि द्वारा ही होता है। इस तरीके से अपन ने आज डिफ्यूजन द्वारा जो सर्कुलेशन जिन प्राणियों में होता है उनके बारे में अपन ने चर्चा की। धन्यवाद। आशा करते हैं ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।